यूपीएसएसएफ बनाया उन्होंने, यूपी के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है उन्होंने, और वो उसकी तर्ज पर पूरे देश में स्पेशल टास्क फोर्स बनने जा रही है आतंकवादियों को रोकने के लिए। उस फोर्स के पास क्या अधिकार हैं कि बिना वारंट के आपके घर में घुस सकते हैं, बिना सर्च वारंट और बिना अरेस्ट वारंट के। आप उस फोर्स ने अगर आपको गिरफ्तार किया है तो 6 महीने तक उनको चार्जशीट दाखिल ना भी करे तो चलेगा। हुआ उसी में डाला है वो यूएपीए है, वो पूरे देश के लिए यूएपीए है। मतलब जब यूएपीए के खिलाफ अपन खड़े होंगे तो स्टेट की बना देंगे फोर्स। वो यूएपीए का कमाल देखना आप, यूएपीए कब बना मालूम है आप लोगों को? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1965, यह कानून बना 1965 में। इमरजेंसी कब आई? 1975 में, 10 साल बाद। अब दोबारा मोदी सरकार ने यूएपीए को एक्टिव किया, पड़ा था, दोबारा नोटिफिकेशन, मतलब उसको टाडा वाडा और यूएपीए को बंद कर दिया गया था। जब वो जेपी का आंदोलन हुआ उस टाइम पर ये लगने बंद हो गए थे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया कि अब ये इनएक्टिव हो जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं। इसने आके एक्टिव किया मालूम कब? 2017-16 के आसपास। इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि 10 साल बाद 25-26 में इमरजेंसी के चांसेस हैं। अब की बार फास्ट चल रहे हैं इसलिए 25-24 में भी हो सकते हैं, 25 में भी हो सकता है। 24 के लिए वो पहले ही बोल चुके हैं कि 24 में एक ऐसी बीमारी आ रही है, पिछले वाली बीमारी से 6 गुना मौत होने वाली है। और ये बात हम लोग 2 साल पहले से बोल रहे हैं कि जिसके शरीर में सरकार का भेजा हुआ केमिकल चला गया वो भी ऐसे ही मरने वाले हैं। यानी कि मरेंगे असल में साइड इफेक्ट से, और बताएंगे वो लोग नई बीमारी, और उसके नाम पर लगेगा फिर लॉकडाउन दोबारा से। तो जो बचे खुचे लोन वाले बचे हुए हैं उनका भी हो जाएगा बट्ठा गोल, और फिर सबकी ज़मीनें एक एक करके होती रहेंगी नीलाम। सबके घरों पर ताले लगने हैं, क्योंकि आपके जो लाल डोरे तोड़ करके सबको पुराने घरों पर लोन दिया गया है, सबको दिया गया, दे रहे हैं। मतलब उनकी कोशिश ये 100% आदमी लोन में आना चाहिए। सोशल क्रेडिट स्कोर लेकर के आना है, जो शब्द है जो आप बार बार सुनोगे, सोशल क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर याद रखना ये शब्द। अब वो यूपीएसएसएफ के अंदर जो मैं बात बता रहा था कि आपको जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे, उसके बाद पहले जो है सिर्फ जेल में जाने वाले आदमियों के लिए ही फिंगरप्रिंट लिए जाते थे। थाने में फिंगरप्रिंट ले नहीं सकता था थानेदार, लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग एक्ट और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट के तहत वो आपके थाने में ही आपका डीएनए सैंपल जबरदस्ती ले सकता है। मतलब ये अब मैं आगे कानून बता रहा हूं। उसके बाद जेल में जब आप चले गए और 6 महीने बाद जब, क्योंकि 6 महीने बाद तो उनको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, 6 महीने बाद जब उनको बाहर आए और उनको पूछा कि तुमने हमको किस कानून के तहत या किस गलती के या किस क्राइम के तहत तुमने हमको जेल भेजा था, और वो जवाब नहीं दे पाया, तो आप उसको कोर्ट में नहीं खींच सकते, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये उस एक्ट के अंदर है, क्योंकि उसने जो किया वो गुड फेथ में किया। समझ गए? हाँ हाँ ठीक है। और अगर आप चले गए गलती से, गांव का आदमी था, उसको नहीं मालूम था कि इस कानून में ऐसा कुछ है, उसने कहा ना मैं तो कोर्ट में खींचूंगा, तो कोर्ट ऐसे किसी केस को ले नहीं सकती है, कोर्ट को मनाही है। जो खेती के 3 कानूनों में भी था। खेती के 3 कानूनों में एग्रीमेंट वाले में क्या था कि अगर एडीसी से आप संतुष्ट नहीं होते हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, और अगर कोर्ट में चले गए तो कोर्ट लेगा नहीं। यही चीज यहां है। क्लियर जी? यही चीज पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर है। पेंडेमिक ट्रीटी क्या कहती है कि जिस दिन पेंडेमिक आएगा, डब्ल्यूएचओ घोषणा करेगा और देश ने पेंडेमिक ट्रीटी पे साइन किया हुआ है, तो देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, जो डब्ल्यूएचओ कहेगा वही होगा। ये उसमें लिखा हुआ है। और उसमें यह कहा है कौन सी बीमारी पे डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक घोषित कर सकता है। 42 बीमारियों की लिस्ट है जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर डिटेल दी थी, पब्लिक हेल्थ बिल के बारे में जब वो वीडियो बनाई थी, उसमें लिखा हुआ है। उसमें सिंपल फ्लू भी है, जुकाम हो जाए तो भी, बुखार हो जाए तो भी, कुत्ता काट ले तो भी, चूहा काट ले तो भी, साइड इफेक्ट हो रहा हो तो भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कभी भी जब मर्जी वो कह सकते हैं आपको। ठीक है जी? उससे बड़ी बात क्या है, आपकी मर्जी के बिना वो आपका टेस्ट कर सकते हैं जो वो चाहें। आपकी मर्जी के बिना
आपको कोई भी इलाज दे सकते हैं वो जो चाहें, यानी आपका अगर पक्का इलाज करना है तो पक्का इलाज भी कर देंगे, क्योंकि पहले किया ना इन्होंने, टेस्टिंग किया इन्होंने, बंदे को ले गए इलाज कराने के नाम पे, पक्का इलाज करके सफेद चादर में लपेट के पकड़ा दिया, कईयों को तो पकड़ाया भी नहीं, अपने आप ही फूकाए, जिंदा ही जला दिए बहुत से लोगों को तो संस्कार के नाम पे किया है जी। मैं जो कह रहा हूं वो ये कर चुके हैं, इसलिए मेरी बातों को आप ये मत सोचना कि ये हवाई हवाई बात कर रहा है। मैं ये बातें जब पहले बताता था लॉकडाउन से पहले तो लोग कहते थे पगला गया मास्टर, सटक गया दिमाग इसका, समझे ना जी। तो ये पहले कर चुके हैं, अब थोड़ा एक इन लोग ज्यादा कर रहे हैं। उसी कानून में, ये कानून है, मैं नहीं कह रहा हूं जी, लिखित में पढ़े हुए हैं, पब्लिक डोमेन में पढ़ा, पब्लिक हेल्थ बिल 2017 का पढ़ा हुआ है, प्रेशर डाल देते हैं। पीछे अवेकन इंडिया मूवमेंट ने 2-2.5 लाख ईमेल भेजी पीएम को, तब जाके रुका वो साइन, नहीं तो 2021 में साइन कर रहा था वो, मुश्किल से रुका। अब फिर तैयारी कर रहे हैं वो करने का। 2024 में उसी आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी जाएगी जो आदमी इनके ऊपर साइन करने की हां भरेगा, वो पप्पू हो, खुजलीवाल हो, मोतीलाल हो, कोई भी हो, समझ गए ना। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उनको इस बात से फर्क नहीं है कि गद्दी पे कौन बैठा है। जब टैक्सेशन हमारा है, पैसा हमारा है, बैंकिंग हमारी है, कर्जे पे जमीन हमारी। अब एक बात बताओ, जमीन कहां पे कर्जे पे पड़ी है, कहां गिरवी पड़ी है? बैंक के पास। बैंक प्राइवेट होने लग जाए और अडानी का हो जाए तो जमीन किसके हो गई? अडानी की। अडानी की शेयर मार्केट का, अडानी का बिजनेस कहां से चलता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कहां से चलती है? वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। वॉल स्ट्रीट कहां से चलती है? लंदन। लंदन में कौन बैठे हैं? वो इजरायली। तो अडानी की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर उन्हीं इजरायलियों की इन्वेस्टमेंट है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अडानी को जब चाहे मिट्टी में मिला देते हैं। अभी 6 महीने पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। किस लिए हुआ था यह नुकसान? ये सिर्फ अडानी को उसकी औकात याद दिलाने के लिए था कि फालतू हवा में उड़ेगा तो मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं। उससे पहले विजय माल्या जैसे बहुत आए, ये सहारा इंडिया वाले बहुत आए, जो भी हवा में उड़ा उसको मिट्टी में मिलाने में 2 मिनट लगते हैं। वरना इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया हुआ क्या? मुद्रा पोर्ट पे जब इतनी पकड़ी गई थी, अडानी अंदर नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी इजराइल का हाथ उसके ऊपर है। अभी उसकी सारी कंपनियों में इजराइल का पैसा लगा हुआ है। तो अभी आपका पैसा उन कंपनियों को लाना है। फिर जो डूबता है तो पैसा आम इंसान का डूबता है, क्योंकि उनको तो पहले मालूम होता है। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले हमको मालूम था कि रिपोर्ट आएगी और पैसा डूबेगा। हमने तो पूरी वीडियोज बना रखी थी भाई साहब, आपने तो सुने नहीं। हमारा नीडर इंडिया चैनल है, उसके ऊपर बोला, मैं जब भी कोई इवेंट होता है तो ये होने वाला है पहले बोल देते हैं हम लोग। वो हुआ, पैसा डूबा। किसका डूबा? आम इन्वेस्टर का। बड़ी उद्योग उनका नहीं डूबा, उन्होंने तो पहले निकाल के दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर लिए। जो पैसा पड़ा था वो हमारा पड़ा था, LIC का पड़ा था, सरकारी कंपनियों का पड़ा था, HPL का पड़ा था, BPCL का पड़ा था, या आम इन्वेस्टर का पड़ा था, वो सब गया। तो ऐसे ही अंबानी का, ऐसे ही अडानी का। आप अनमोल अंबानी की ट्विटर हैंडल को एक बार सर्च करो ना, देखो 2 भाई हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। एक भाई तो टॉप पे है और दूसरा भाई का कोई बिजनेस नहीं चल रहा। वो जो दूसरा भाई है उसका लड़का अनमोल अंबानी है। अनमोल अंबानी की एक बार ट्विटर हैंडल पे देखो, वो सारा बता रहा है आपको, क्योंकि वो तो उसी परिवार का हिस्सा, उसको तो वहां तो बैठ के मीटिंग ही होती थी। तो अब वो एक ने नहीं मानी देश के साथ गद्दारी करना, वो बरगत में जा रहा है। एक गद्दारी कर रहा है तो वो टॉप पे जा रहा है। जो उनके हिस्से में, जो उनके वाले में शामिल हो जाएगा उसको सत्ता भी मिलेगी, उसको पैसा भी मिलेगा, उसको पावर भी मिलेगी। जो नहीं होगा उसको गोली मिलेगी। यह बात हेनरी किसिंगर अपनी किताब में बोल चुका है, इकोनॉमिक हिटमैन। किताब पढ़ के देखिएगा, द इकोनॉमिक हिटमैन। उसमें किसिंगर खुलेआम बोलता है कि हम लोग हिटमैन हैं, सत्ता में बैठा हुआ आदमी या समाज में चल रहा आदमी। हम 2 ऑप्शन देते हैं, 2 हाथ में। एक हाथ में है पैसा और पावर, जितनी चाहिए बोलो। पैसा चाहिए कि पैसा, पावर चाहिए तो पैसा, और नहीं दूसरे हाथ में बंदूक है, मरना पड़ेगा। जो भी बोलता है, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है।